एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्लॉग वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वो मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग है और आज हमने इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया, ये सारी चीज़ों पर वो ब्लॉग है। यदि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा लाइक के माध्यम से। उस वीडियो पे टारगेट है 10,000 लाइक का। यदि 10,000 लाइक आ जाते हैं तो उस तरह की वीडियो मैं हफ्ते में लगभग 2 दिन लाने का प्रयास करूंगा। आपको शायद पसंद आएगी, आपको ये जरूर चेकआउट करना चाहिए उस वीडियो को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। तो अभी जाइए और पूरी वीडियो देखिए। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो KS-32 की तरफ से आ रही है, जो कि एक मिसाइल है और एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। इसके माध्यम से एयर टू शिप पे भी मार किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल अभी तक Tu-22 में ही किया जाता था, जो कि एक बॉम्बर है, रशियन बॉम्बर है। और अब जाके ये कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल Su-30 में भी किया जाने लगेगा। इसका इंटीग्रेशन Su-30 में भी स्टार्ट किया जाना है। रशियन एयरफोर्स में आपको पता है कि Su-30 SM इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं एयरक्राफ्टों में यह अब लगकर आने वाला है। इसकी मारक क्षमता जो कही जाती है वो 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक कही जा सकती है और ये बहुत बेहतरीन मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है। 2016 में इसको Tu-22 में इंडक्ट किया गया था। अब धीरे धीरे रशिया ने यह मन बना लिया है कि Su-30 में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। Su-30 में इस्तेमाल करने से भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि Su-30 MKI भारत भी इस्तेमाल करता है। भविष्य में इस प्रकार के मिसाइल भारत को भी प्राप्त हो सकती है रशियन के द्वारा। इसके अलावा Su-30 से रशियन को यह भी फायदा होगा क्योंकि Su-30 उनका सबसे फेमस एयरक्राफ्ट है, जिसको कुछ 12 देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग चाइना। तो ये सारे कस्टमर भी उनके हो जाते हैं यदि इस मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाता है। रशिया के इस मिसाइल पर यूएस के जो जानकार हैं उनका कहना यह होता है कि यह मिसाइल अमेरिकन जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उनको आसानी से निशाना बना सकती है और इन पर कोई भी जो डिफेंस सिस्टम है वो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं BEML की। BEML ने IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें कि पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट डेवलप करने हैं BEML और IIT कानपुर के द्वारा। इसके अलावा टैक्टिकल ड्रोन भी डेवलप करने के मसौदे पर साइन हुआ है, MOU पे साइन हुआ है। इसके माध्यम से BEL ये चाहता है कि 2 से 3 सालों में वो पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट बनाने की जो क्षेत्र में है वो काफ़ी आगे बढ़ जाए और भारत के द्वारा जो बाहर से इंपोर्ट किए हुए पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट होते हैं उसके एवज में हमारे पास एक नया ऑप्शन उपलब्ध हो जाए। और आर्मी को टारगेट करना चाहते हैं, अब आर्म फोर्सेस को टारगेट करना चाहते हैं अब BEML। इसमें जो IIT कानपुर है उसके द्वारा पूरी स्टडी की जाएगी, प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, सारी डिजाइनिंग का काम IIT कानपुर के द्वारा किया जाएगा। BEML के पास प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वो इसके प्रोटोटाइप बनाने में आसानी से मदद कर सकती है और 2 से 3 सालों में उनके द्वारा कोई ना कोई प्रोडक्ट सामने रखा जा सकता है। इसकी शुरुआत जो है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की और इसके अलावा BEML NASSCOM के साथ भी हाथ मिला चुका है, जो कि AI के क्षेत्र में अच्छा काम करता है। तो BEML AI के साथ साथ ड्रोन सेक्टर में उतर रहा है। BEML आपको पता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसको कहा जाता है। ये भारत की PSU है जो कि हैवी इक्विपमेंट बनाती है। हैवी जो अगर आप बात करें पोकलैंड की या हाइवा की, इन सारी चीज़ों को ये बनाती है। तो ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम ड्रोन्स पर भी अब काम कर रहे हैं और इस तरह की प्राइवेट कंपनी किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर काम कर रही है। ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये चीज़ बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी। हमारे पास अपने घर के अंदर डेवलप किया हुआ ड्रोन ज़रूर होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है आगे की खबर मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि BEML यदि कोई ड्रोन डेवलप कर भी लेता है तो क्या आर्म फोर्सेस उसको खरीदेगी। ऐसी हमारी बहुत सी कंपनीज हैं भारत देश में जिनके पास इस प्रकार के ड्रोन डेवलप हो चुके हैं, उसका प्रोडक्शन भी वो करते हैं, पर आर्म फोर्स उसको देखती भी नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और नई खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडियन नेवी को कुछ 10 ऐसे ड्रोन्स की आवश्यकता है जिसको वो वॉरशिप से अपने ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पर साफ साफ ये पता चलता है कि फिक्स विंग वाले उनको ड्रोन्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको ऑपरेट करना शिप से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। उनको रोटरी विंग वाले
ड्रोन्स की आवश्यकता है जो कि कई देश बनाते हैं, और इन ड्रोन्स की उनको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीद करने की जो मंशा है वो जताई गई है। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री को इंडियन नेवी ने लिखा है, उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाएगा, उसके बाद बिडिंग होगी और उसके बाद जाके उनके पास ड्रोन आ पाएंगे। तो हो सकता है तब तक कोई भारतीय कंपनी इस प्रकार के फिक्स विंग वाले ड्रोन डेवलप कर ले। हालांकि डीआरडीओ के पास इस प्रकार के छोटे ड्रोन्स हैं, बने हुए हैं, पर किसी भी भारतीय इंडस्ट्री के द्वारा इसको नहीं बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये बाहरी कंपनी के द्वारा ही खरीदे जाएंगे। इसके माध्यम से नेवी ये चाहती है कि जो उनको चीनियों पे नज़र रखनी है, समंदर में नज़र रखनी है, छोटी दूरी के लिए वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी दूरी के लिए जो सी गार्डियन ड्रोन है जो कि हम यूएस से लेना चाहते हैं, उस पर अलग से काम कर रही है नेवी। पर ये जो ड्रोन है इनकी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीद चाहती है इंडियन नेवी। हम जानते हैं चीन के द्वारा पाकिस्तान में CPEC चलाया जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके तहत कई प्रोजेक्ट, सैकड़ों प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं। चीन का हमेशा मेजर कंसर्न ये रहता है कि वहां पर उनको सिक्योरिटी प्राप्त नहीं होती है। यदि आप बलूचिस्तान क्षेत्र की बात कर लीजिए और कुछ जगह कराची की भी बात कर लीजिए, यानी कि सिंधु देश की भी बात कर लीजिए, तो वहां पर चीनियों पे काफी आक्रमण होते रहते हैं और वहां के जो फ्रीडम फाइटर हैं वो इस तरह के आक्रमण को परफॉर्म करते हैं, और इसके माध्यम से वो CPEC को अपने क्षेत्र में नहीं होने देना चाहते हैं। इसके माध्यम से जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके क्षेत्र में, उनको पता है कि इससे चीनी वहां पर लूट मचा रहे हैं। सारे कॉन्ट्रैक्टर चाइनीज हैं, सारे वर्कर चाइनीज हैं, चाइनीज को केवल रोजगार मिल रहा है और आगे चल के भी ये सब चीजें चाइनीज के कैप्चर में ही रहेगा। और इससे जब तक उनका पैसा रिकवर नहीं हो जाता है तब तक वह पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चीन यहाँ पर परेशान है कि पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी प्राप्त नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान ने इसके लिए एक अलग से सिक्योरिटी और एक डिफेंस फोर्स बनाई हुई है, फिर भी चीन इससे आश्वस्त नहीं है और वो बहुत परेशान है। हर मीटिंग में वो पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए लताड़ता है कि उनको सिक्योरिटी, जो डिजायर्ड सिक्योरिटी है, वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान में इतना करप्शन है कि पाकिस्तान के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने के बावजूद इस प्रकार के आक्रमण हो जाते हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है जिसमें कि चीनी लोग भी मारे जाते हैं। पाकिस्तानी लोग तो ज़्यादातर मारे जाते हैं, उनके आर्मी के लोग मारे जाते हैं, चीनी लोगों को भी नुकसान होता है, उनके प्रोजेक्ट को भी नुकसान होता है। तो ये तो होना ही है। यदि चाइना किसी देश के किसी क्षेत्र का एक्सप्लॉयटेशन करेगा तो वहाँ के क्षेत्र के लोग इसका विरोध तो जरूर करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है, विरोध करना भी चाहिए और भारत के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो POK में विरोध होना बाकी है चीनियों का, और वृहद तौर पे विरोध होना बाकी है जो कि भारत के हित के लिए ही होगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।